अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीटोसिस इन प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिस क्या होते हैं? ये करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं। ए, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है अर्गो डेरिवेटिव, और तीसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जनरल देखेंगे। ये होता है एक नॉनापेप्टाइड। ये सिक्रीट होता है सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। And it is stored in posterior pituitary, and it is released as and when required. Now इसका हाफ लाइफ होता है 3 से 4 मिनट का, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 मिनट का होता है। इसलिए हम जब भी ऑक्सीटोसिन देते हैं तो 20 मिनट के बाद रिपीट करते हैं, क्योंकि 20 मिनट में इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है। और ये डिग्रेड होता है ऑक्सीटोसिनेस। नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये एक्ट करता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के थ्रू, और वो बढ़ाते हैं यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। ये करता है इंक्रीज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। इसके साथ ही साथ ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन बढ़ाता है। नाउ इसके कौन कौन से प्रिपरेशंस अवेलेबल है? सबसे प्रिपरेशंस, सबसे पहला है सिंटोसिनोन। ये ऑक्सीटोसिन होता है इसमें। ये 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। 1 ml की एम्प्यूल में आता है। और पिटोसिन भी सिमिलर ही कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके। ये भी 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आता है, 1 ml के एम्प्यूल में आता है। देन सिंटोमेट्रीन। सिंटोमेट्रीन ये सिंटोसिनॉन और अर्गोमेट्रिन से मिलकर बना हुआ है। इसमें होता है 5 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन और 0.5 मिलीग्राम अर्गोमेट्रिन। और एक प्रिपरेशन है डेस अमाइनो ऑक्सीटोसिन।
ये ऑक्सीटोसिनेज रेजिस्टेंट होता है। और ये जो है ये 50 to 100 टाइम्स मोर इफ़ेक्टिव होता है। Now we will see about its effectiveness. फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस जो है ऑक्सीटोसिन को रिफ्रैक्टरी होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के इतने ज़्यादा रिसेप्टर नहीं होते। देन थर्ड ट्राइमेस्टर में हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीटोसिन के लिए यूटेरस, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, वरना ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ऑक्सीटोसिन इज़ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसके देखेंगे हम इंडिकेशंस, इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसको मेनली डिवाइड किया हुआ है अर्ली प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्योरपेरियम। सबसे पहला तो इन अर्ली प्रेगनेंसी ये यूज़ होता है इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन में। देन हेरिडिफॉर्म मोल जो होता है उसके एक्सपल्शन में इसे यूज़ करते हैं। देन इवैक्यूएशन करने के बाद यूटेरिन ब्लीडिंग होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और इसे अलॉन्ग विथ अदर अबॉर्टिफिकेशन भी यूज़ करते हैं। देन लेट प्रेगनेंसी में इसे इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए यूज़ करते हैं। Then it is also used for ripening of cervix. ड्यूरिंग लेबर इसे यूज़ करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। देन ड्यूरिंग प्योरपेरियम इसे यूज़ करते हैं ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम जो हेमोरेज होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो यूटरस के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके बीच में से जो वेसल्स जाती है, तो यूटरस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है।
नाउ हम देखेंगे, ये थे इसके इंडिकेशंस। वी विल सी इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ इसे हमें यूज़ नहीं करना है। इसको इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड एनी टाइम। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने इसे ऐसे याद रखना है, ग्रैंड मल्टी पैराज, जी फॉर ग्रैंड मल्टी पैरा, M for malpresentation, P for pelvis, so contracted pelvis, S for section, that is cesarean section. ड्यूरिंग लेबर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सारे जो कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थे वो लेबर के टाइम भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे। ये सारे यहाँ इंक्लूड होंगे। देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर है तो हम वहाँ ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देन अगर इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यूटेराइन फीटल डिस्ट्रेस अगर है तो हम नहीं यूज़ कर सकते ऑक्सीटोसिन। एंड दिस ऑक्सीटोसिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड एनी टाइम जब हाइपोवॉलेमिक स्टेट है और अगर कार्डियक डिजीज़ कुछ है अगर मदर को, तो हम ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं कर सकते। दिस वॉज अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब ऑक्सीटोसिन यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। सबसे कॉमन जो हो सकता है वो नोज़िया, वॉमिटिंग, देन इसकी वजह से अरिदमिया भी हो सकता है। देन हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूटरस हो सकता है। हाइपर स्टिमुलेशन इसमें या तो ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होगा। ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर होता है तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिया। और अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हो रहा है तो उसे कहते हैं टेकीसिस्टली। और इसके बाद यूटेराइन रप्चर हो सकता है। यूटेराइन रप्चर के लिए हाई रिस्क केसेस जो है वो हमने जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखे थे, ग्रैंड मल्टी पैराज, दैट इज़ ग्रैंड मल्टी पैरा, माल प्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एंड सिजेरियन सेक्शन, ये सारे हाई रिस्क केसेस होंगे यूटेराइन रप्चर के लिए। देन वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का एंटी डायूरेटिक एक्शन भी होता है।
तो उसकी वजह से एंटी डायूरेटिक एक्शन की वजह से और क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन, कोमा, एंड इवन डेथ भी हो सकती है। देन इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। फीटल डिस्ट्रेस कैसे होगा, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्लासेंटल सर्कुलेशन हैम्पर होता है, तो फीटस को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, तो फीटस जो है लो ऑक्सीजन स्टेट में जा सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। नाउ इसे देना कैसे है, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो इसके प्रिंसिपल है कि इसे लो कंसंट्रेशन पे हम स्टार्ट करेंगे। लो कंसंट्रेशन पे स्टार्ट करेंगे और 20 मिनट के बाद हम इसे एस्केलेट करेंगे। मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ा कर देंगे जब तक हमें ऑप्टिमम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलते। ऑप्टिमम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन 45 सेकंड के लिए लास्ट करे और 1 मिनट में ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए। जब तक ये अटेन नहीं होता तो हम इसका डोज, ऑक्सीटोसिन का डोज बढ़ाते जाएंगे। ना उसका जो रेगुलेशन है कि 1 मिनट में कितना 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स जा रहे हैं, हम उसे ऐसे रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन पंप मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है कि कितना ऑक्सीटोसिन जा रहा है। रेगुलेशन 2 चीज़ों से होगा, या तो हम मैन्युअली काउंट करें कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप जा रहे हैं, मैन्युअली काउंटिंग द ड्रॉप्स पर मिनट, या तो दूसरा ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन पंप आते हैं। और इसके 2 रेजिम है, एक तो लो डोज वाला है और हाई डोज वाला। लो डोज वाले में हम देते हैं उसे 1 to 2 इंटरनेशनल यूनिट पर ml पर मिनट, जिसे हम 20 मिनट के बाद बढ़ाते जाते हैं, 8 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट तक बढ़ाते हैं। ट्वेंटी मिनट के बाद बढ़ाएंगे, कब तक, 8 मिनट तक। ये इसे कहते हैं लो डोज रेजिमेन। हाई डोज रेजिमेन में हम हाई डोज से ही स्टार्ट करते हैं, 4 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट से स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम 20 मिनट के बाद बढ़ाते हैं। और ये वाला जो हाई डोज रेजिमेन है, ये हम यूज़ करते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर। और इसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा जो नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट जो मिलता है, तो वो 500 ml के इसमें मिलता है, बॉटल में मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले देंगे 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले हमने ये 500 ml में मिला दिया, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे 15 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर इससे भी हमें ऑप्टिमम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अटेन नहीं हुए तो हम इसे बढ़ाएंगे 30 ड्रॉप्स पर मिनट।
और इस पे भी अगर ऑप्टिमम नहीं अटेन हुआ तो हम इसे और बढ़ा के 60 ड्रॉप्स पर मिनट कर देंगे। अगर यहाँ पर भी हमको ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे 1 इंटरनेशनल यूनिट के बजाय 2 इंटरनेशनल यूनिट करेंगे, और ऐसे ये 15 ड्रॉप, 30 ड्रॉप और 16 ड्रॉप पर मिनट बढ़ाते रहेंगे। अगर तब भी अगर अटेन नहीं हो रहे है ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन तो हम देंगे 500 ml की बॉटल में 8 इंटरनेशनल यूनिट। ये था इसके बारे में कि ये देना कैसे है। अभी इसके साथ साथ हमें ऑब्ज़र्व करना होगा रेट ऑफ इन्फ्यूजन। रेट मतलब कितना जा रहा है ये तो हमें वो देखना है। उसके साथ ही साथ यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन नोट करते रहना है कि एबनॉर्मल नहीं हो रहे, और फीटल हार्ट रेट क्या क्या देखेंगे, रेट ऑफ इन्फ्यूजन, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल हार्ट रेट, ये तीनों इसके साथ साथ हमें नोट करते जाना है। और ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन हम स्टॉप कर देंगे जब एबनॉर्मल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन हो। इंडिकेशन फॉर स्टॉपेज क्या होंगे, सबसे पहला अगर एबनॉर्मल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, नेक्स्ट फीटल डिस्ट्रेस अगर है, देन अगर मैटरनल सिम्टम्स अगर कुछ दिख रहे हैं हाइपोटेंशन के तो हम स्टॉप कर देंगे। This was all about oxytocin. In the next video we will see about ergot derivative and prostaglandin analogues. Thank you for watching my video. If you like my video, please hit the like button and do subscribe my channel.